नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और दूरदर्शन हिमाचल पर आज वागधारा कार्यक्रम लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी के जीवन पर इंटरनेट और सोशल मीडिया का गहरा प्रभाव पड़ा है और कोरोना काल में तो इस इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हम सभी के जीवन को बदल के रख दिया है। तो जब हम सभी के जीवन को बदल के रख दिया है, वहीं पर जीवन बदला है साहित्य और साहित्यकारों का भी। तो आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया और साहित्य के बारे में। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो हमारे ख़ास मेहमान यहाँ पर आए हैं, उनके बारे में मैं जितना कहूँ, जितनी बात करूँ उतना कम है, या जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतना कम है। मैं मुखातिब कराना चाहूँगी आपको हमारे आज के ख़ास मेहमान से, जो हैं जगदीश बाली जी। और इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये ना सिर्फ एक ऑथर हैं, राइटर हैं, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी ये रहे हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं, और एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो ये बतौर लेक्चरर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में, और कुमारसैन में इन दिनों ये कार्यरत हैं। सर, आपका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। शुक्रिया। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का हम सभी के लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, और हालांकि पहले भी था, एक बूम की तरह भी इसे देखा जा रहा है। तो अगर मैं अभी इसे कनेक्ट करना चाहूँ आज की डेट में साहित्य से, क्योंकि ये कार्यक्रम साहित्य पर ही बेस्ड रहता है, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? सोशल मीडिया की अगर हम आज बात करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आज के समय में सोशल मीडिया साहित्य एक दूसरे से जुड़े हुए एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं जी। जब हम थोड़ा पहले जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि पहले क्या होता था कि कुछ गिने चुने साहित्यकार ही अपनी रचनाओं को लोगों तक पहुंचा पाते थे। मैं उदाहरण देता हूं, अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो लिखने के बाद उसको छपवाने की भी एक समस्या होती थी। तो हम भेजते हैं, हमने कुछ लिखा और उसको हमने भेजा कहीं छापने के लिए, तो कई बार वो छप जाता था, कई बार नहीं छपता। तो आज ये है कि हमारे को सोशल मीडिया ने एक मंच दिया है जी। मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैंने अपना 5 इंच का स्क्रीन उठाया और टक टक करके मैंने अपनी बात को लिख दिया, और लिखने के बाद वो आ गया और उसके ऊपर कमेंट्स भी आ गए और मुझे तसल्ली मिल गई। और आज के ज़माने में, दौड़ भाग के ज़माने में तसल्ली बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि ऐसे दौड़ भाग का ज़माना है, हम तनाव में रह रहे हैं जी। तो सबसे पहली बात तो ये, सोशल मीडिया पे आपको एक मंच मिल गया। जिसका मन कर रहा है, किसी के मन में ख्याल आया तो उसने अपने ख्याल का इजहार वहाँ पे कर दिया। उसके बाद दूसरी बात है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि हर एक जो पाठक है वो आपके कंटेंट तक पहुँच रहा है। जो कुछ आप लिख रहे हैं वो किसी दूर कोने में भी देखा जा रहा है। और ज़रूरी ये नहीं है कि आपका साहित्य किसी शहर में पलता है या किन गोष्ठियों में या किसी बुक कैफ़े में ही साहित्य लिखा जा रहा है। तो साहित्य कहीं दूर कोने में भी कोई बैठकर लिखना चाहता है, और उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और तीसरी बात यह है कि पहले क्या होता था कि हमें किसी साहित्यकार को पढ़ना है, हमारे पास उसकी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करते थे, हम ये सुझाव देते थे कि भाई नई सड़क जाके आप पुस्तक खरीदिए, आप दिल्ली जाके पुस्तक खरीदिए या चंडीगढ़ जाके पुस्तक खरीदिए। लेकिन आज ये समस्या ख़त्म हो गई है। आप जाइए सोशल मीडिया पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स अगर आपने पढ़नी उसके लिंक्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है भौतिक रूप से कितनी सारी पुस्तकें खरीद सकते हैं। ऑनलाइन बुक्स आप रीड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स जो हैं आप मंगवा भी सकते हैं। जो आपकी पसंदीदा बुक आपको लगता है कि जगह कहीं किसी बुक शॉप पे वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे सोशल मीडिया की हेल्प के साथ जो है ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा था, ई बुक्स उपलब्ध है। और अगर आप खरीदने की बात करें तो आफ्टर ऑल आप कितनी पुस्तकें खरीद सकते हैं, 1 2 3 4, इससे ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते। लेकिन सोशल मीडिया पे, विभिन्न वेबसाइट्स पे आप बहुत सारी पुस्तकें, जितनी भी आप पुस्तकें खोजना चाहे उस पर आप जो है पुस्तकें आपको मिल जाएंगी और उनको आप पढ़ सकते हैं आसानी से। और उसमें ये है कि आपका लग भी कुछ नहीं रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये जो सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह से साहित्य के प्रचार और प्रसार में कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर वोकैबुलरी की भी जहाँ तक बात आती है तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है उसकी भी मदद
मिलती है सोशल मीडिया के इससे कि आप कितना इम्प्रूव अपना राइटिंग स्किल करना चाहते हैं? अच्छा, राइटिंग स्किल पे मैं बात करना चाहूँगी सर कि एक लेखक अपनी लेखनी में किस तरीके से सुधार कर सकता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे आपको हर तरह के जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, वो मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको बहुत मशहूर लेखक भी मिल जाएंगे। आप जितना ज़्यादा उन लेखकों को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एक जो बढ़िया जो साहित्य है उसको लिखने का एक शऊर आता है, एक सेंस डेवलप होती है आपके अंदर, तो आप बढ़िया लिख सकते हैं। और उसके लिए मैं ये आपको ये आपसे साझा करना चाहूँगा कि लेखक अगर बढ़िया लेखकों को पढ़ने के बाद कुछ लिखता है तो उसमें कुछ अलग ही चमक होती है उसके लेख में। और अगर आप दो बढ़िया पंक्तियां लिखना चाहते हैं, बेहतरीन पंक्तियां अगर आप लिखना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम 2-3 हज़ार बेहतरीन लेखकों को जब आप पढ़ेंगे उसके बाद वो 2-3 बढ़िया पंक्तियां आपसे निकलेंगी। क्योंकि पढ़ना एक तरह से भरना है और लिखना उसको आपको उंडेलना है। तो इसके लिए आप जितना बेहतरीन लेखकों को पढ़ेंगे उतना बेहतरीन ही आप लिख पाओगे। और ऐसा नहीं है कि अगर हम ये सोचें कि जो मैं लिख रहा हूँ बेहतर लिख रहा हूँ, फिर तो आप ये आपको ख्याल आया आपने जो लिखा उसी को आप पढ़ रहे हैं और आप बस उतना ही लिख पा रहे हैं जितना आप जो है लिख रहे हैं। अगर आप बेहतरीन जो लेखकों को अगर आप पढ़ेंगे तो जाहिर तौर से आपकी लेखनी में इम्प्रूवमेंट आएगा, वो आपकी विकसित होगी, उस पर एक नया पैनापन आएगा। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया और साहित्य की, तो मैं यहाँ दर्शकों को एक बार बताना चाहूँगी कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आप एक मोटिवेशनल राइटर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो मैं किस वजह से ऐसा कह रही हूँ, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो है आपने अभी तक 2 किताबें आपने लिखी हैं जो कि प्रकाशित भी हुई हैं। आपकी सब पहली किताब का नाम क्या था? मेरी पहली पुस्तक थी द स्पार्क इज़ विद इन यू, जो दिल्ली ऑथर प्रेस ग्रुप से पब्लिश हुई थी जी। और दूसरी पुस्तक है चल चला चल जी। पहली पुस्तक अंग्रेजी में लिखी और दूसरी मैंने हिंदी में लिखी। अच्छा। और दोनों पुस्तकें अभिप्रेरक पुस्तकें हैं। द स्पार्क इज़ विद इन यू जब अंग्रेजी में लिखी तो उसके बाद बहुत सारे जो पाठक थे, दोस्त थे, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है ये हिंदी बहुल राज्य है, लोग ज़्यादा हिंदी बोलते हैं। वैसे भी भारत में हिंदी का ज़्यादा उपयोग होता है, प्रयोग होता है। तो उनका आग्रह ये था कि हिंदी में भी इस तरह की पुस्तक लिखी जाए, तो मैंने हिंदी में भी पुस्तक लिखी चल चला चल। लेकिन इसको आप ये ना समझे कि ये द स्पार्क इज़ विद इन का तर्जुमा है, उसका अनुवाद नहीं है। एक माहौल वही है पुस्तक का, एक अभिप्रेरक पुस्तक है, लेकिन पुस्तक में जो संदर्भ है उसका जो दायरा है वो बड़ा है। तो दोनों अभिप्रेरक पुस्तकें हर वर्ग के लोग जो इसको पढ़ सकते हैं, विद्यार्थी पढ़ सकता है, पेरेंट्स पढ़ सकता है, अध्यापक पढ़ सकता है। ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा इसमें एक चैप्टर जो है पेरेंट्स पे है और एक जो टीचिंग पे है। उन दोनों के लिए, अध्यापकों और पेरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है। तो हर एक वर्ग जो है इस पुस्तक को पढ़ सकता है। व्यक्तित्व विकास से ये रिलेटेड जो है पुस्तकें हैं और ये आपको ये बताता है किस तरह से आपको विकट से विकट परिस्थिति में भी अपने आप को घबराना नहीं है और किस तरह से आपने अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकालना है। अच्छा, ये आइडिया आपके माइंड में कहाँ से आया कि ये मोटिवेशनल बुक को लिखा जाना चाहिए? जी, एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि लिखने से पहले मुझे बोलना पसंद है। मैं जब विद्यार्थी जीवन से ही बोलता था, मुझे ये शौक़ था कि मैं लोगों से बातचीत करूँ और विद्यालय में भी भाषण वगैरह जब होते थे तो उसमें हिस्सा लेता था बढ़ चढ़कर। तो धीरे धीरे मैं जब कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, तो मुझे और ज़्यादा इसका शौक़ हुआ। लेकिन फिर बीच में एक ख्याल आया कि मैं ये जो कह रहा हूँ ये क्षणिक है, कुछ बातें रह जाती है जहन में, कुछ नहीं रहती है। तो मुझे लगा क्यों ना इनको एक स्थायी रूप दिया जाए। तो मैंने ये समझा कि मैं शब्द कहता हूँ कितना ही बेहतर हो अगर मैं इन शब्दों को कागज़ पे उतार लूँ। तो कई बार कुछ कोट्स भी मैंने पढ़े। फ्रांसिस बेकन ने कहा कि राइटिंग मेक्स यू एन एग्जैक्ट मैन, राइटिंग आपको एक एग्जैक्ट आदमी बनाता है। तो ये सोचकर मैंने भी लिखना आरंभ कर दिया। पहले अंग्रेज़ी में इसलिए लिखा कि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हिंदी माध्यम से आया हुआ है
तो शायद ये अंग्रेज़ी में पुस्तक नहीं लिख सकता, तो उस बात को झुटलाने के लिए भी मेरे लिए एक चुनौती थी। तो मैंने अंग्रेज़ी में लिखी और बहुत बढ़िया इसका मुझे यहाँ रिस्पॉन्स मिला। मैं बताना चाहूँगी कि भी आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है अपने जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट किया, ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उनको ओवरकम भी किया, उन पर जीत भी हासिल की, और शायद यही एक वजह भी रही कि आप एक मोटिवेशनल राइटर बन पाए, मोटिवेशनल स्पीकर आप बन पाए हैं। तो मैं अगर आपके पहले बचपन के दिनों की मैं बात करूं कि आपकी परवरिश किस माहौल में हुई है और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज सोशल मीडिया पर आपकी बुक्स अवेलेबल हैं, आपकी राइटअप्स हम पढ़ रहे हैं, और देखा जाए मैं यहाँ बताना चाहूँगी आप समसामयिक विषयों पर भी काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं, तो लोगों को पसंद है आपको पढ़ना, आप जो लिखते हैं, कॉलमनिस्ट आप हैं, कॉलम सब में आप लिखते हैं। तो मुझे काइंडली आप अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताएं। अगर अपने बचपन की बात करें तो ये कहूँगा कि ग्रामीण परिवेश में मैं पढ़ा हूँ, और लिखने का तो कहीं पे हमारे परिवार में कोई ना रिवायत थी, ना मेरे पिताजी लिखते थे, ना हमारे अगर आप ये कहें पूर्वज कोई लेखक है। तो एक ग्रामीण परिवेश था, हिंदी माध्यम स्कूल से पढ़ा, टाटपट्टी वाला एक स्कूल था। तो वो टाटपट्टी वाला स्कूल भी ऐसा था, कई बार बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे, हम टाटपट्टी को खींचते थे। अच्छा। मेरा दोस्त इधर को खींच रहा हूँ, मैं उधर को खींच रहा हूँ, तो कई बार टाटपट्टी जो है फट भी जाती थी। तो हम उस एक इस तरह के माहौल से आए, लेकिन ये था कि कई बार अध्यापकों का भी सहयोग मिलता है। मुझे शौक़ था शुरू से, मैं बोलने का, जैसे मैंने पहले कहा, बोलने का शौक़ था। मैं रनिंग कमेंट्री भी सुनता था, और रनिंग कमेंट्री सुनने के साथ साथ मैं खुद भी रनिंग कमेंट्री करना पसंद करता था। तो अंग्रेज़ी में मैं रनिंग कमेंट्री करता था। तो आरंभ में मुझे अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती थी। तो जैसे उसमें कमेंटेटर कहता है कि इंडिया इज़ 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट सोफ़ा। सोफ़ा जब वो कहते तब मुझे लगता था सोफ़ा वो बैठने वाला सोफ़ा। लेकिन धीरे धीरे जब मैं सीखता गया इस लैंग्वेज को, तो उसके बाद मेरी समझ में आया। एक वक्त ऐसा था जब मैं डाउट को डबट कहता था, DOUBT, डबट कहता था, लेकिन आस्ते आस्ते मुझे शौक़ था, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करता चला गया। तो इस तरह से ये सफ़र चलता गया। कभी किसी ने गाइड किया, कभी किसी से इंस्पिरेशन मिली कि मैं बेहतर बनूं। तो बस देखिए, यहाँ मैं कहना चाहूँगी कितनी खूबसूरत बात आपने अभी कही, और कितनी बेबाकी से आपने अभी अपनी वो जर्नी को एक्सप्लेन किया, एक्सप्रेस किया। और यहाँ पर इस वक्त जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उन्हें नो डाउट यहाँ से पता चल रहा होगा कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आज आप कहाँ पहुँचे। यहाँ मैं दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगी कि बतौर जर्नलिस्ट आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद में आपका अध्यापन की तरफ में रुख मुड़ गया, और आपकी लाइफ ने एक यू टर्न ले लिया। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न था? मैं इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ में कुछ समय तक काम किया, 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक। उसके बाद ये था कि जब तक दिल्ली आप नहीं जाते हैं तो आप जर्नलिज्म शायद अधूरा आपका रह जाता है। तो बीच में दिल्ली गए, दिल्ली में भी एशियन एज में मैंने काम किया कुछ समय तक। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, पारिवारिक परिस्थितियाँ, कि मुझे वापस आना पड़ा जर्नलिज्म को छोड़कर। हालांकि मेरा उस वक्त इरादा ये था कि मुझे वापस जाना, मुझे जर्नलिज्म में ही जाना था। लेकिन इसी बीच में लेक्चरशिप के लिए ऐड आई न्यूज़पेपर्स में, तो मैंने वो अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया तो पेपर दिया कमीशन का, तो उसमें निकल गए तो सरकारी महकमे में एक बार आ गए तो बस यहीं के बन के रह गए। लेकिन उसके बाद जब मैंने अध्यापन शुरू किया, अध्यापन का कार्य, तो मुझे ये लगा शायद मैं अध्यापन के लिए ही बना हुआ हूँ। तो मैंने शौक़ से अध्यापन भी किया, और शौक़ से जो चीज़ की जाती है हमेशा बेहतरीन होती है, वो चाहे पत्रकारिता हो, वो चाहे अध्यापन हो, या कोई भी मुहाज हो किसी भी काम की। हम आपके राइटिंग स्किल्स की बात करें, आपके राइटअप्स की बात करें, तो मैं आपसे मेरी गुजारिश ये रहेगी सर कि जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप ज़रूर कुछ यहाँ पर सुनाना चाहें, बताना चाहें। वैसे तो मैं साहित्य की हर विधा में लिखता हूँ। मैं गद्य भी लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, और कहानियाँ भी लिखता हूँ, और कभी कभी व्यंग्य भी लिख लेता हूँ। तो फिलहाल क्योंकि कविता में एक लयात्मकता होती है, तो मैं एक आध आपको कविता सुना देता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। मोबाइल में कविताएं मैंने रखी हैं। शुक्रिया।
एक राइटर जो होता है वो काफ़ी हद तक जब कोई अपने थॉट को, अपने विचारों को जब वो कागज़ पे उकेरता है तो हम ये समझते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को लिख रहा है। एक्सपीरियंसेस को वो क्यों लिख रहा है कि वो चाहता है कि जो एक्सपीरियंस उसने किया है, अगर कोई दूसरा वो एक्सपीरियंस से, उस फेज़ से वो गुज़र रहा है, तो क्या वो अपने आप को कनेक्ट कर पाता है कि नहीं। इसके बारे में हम कंटिन्यू रखेंगे कॉन्वर्सेशन। पहले मैं अगर आपकी लाइंस कुछ ओपन हो गई हो तो ज़रूर हम चाहेंगे कि दर्शकों तक। कविता का शीर्षक है अभी जिंदा हूँ मैं। जी। झूठ के बाजार में सजी है उसूलों की आड़त, झूठ के बाजार में सजी है उसूलों की आड़त, जहाँ बिकते उसूल, जहाँ बिकते हैं उसूल, दीन ईमान दुआ धर्म वफा प्यार, सब बिकने को बैठे हैं तैयार। सबसे पहले बिकती है नीयत, सबसे पहले बिकती है नीयत, फिर ज़ुबान बिकती है, शब्द बिकते हैं, कलम बिकती है, खबर बिकती है, खबर वाला बिकता है, खबरी चैनल बिकता है, और फिर शहर का सबसे बड़ा अखबार बिकता है। खरीदार बदलते जाते हैं, असूल एक एक कर बिकते जाते हैं, बोलियां चलती जाती है, कीमतें बढ़ती जाती है। राजा बिकता है, वज़ीर बिकता है, साहब बिकता है, मुसाहिब बिकता है, गुलाम बिकता है, और फिर पूरा निज़ाम बिकता है। यूं बिकवाली का तमाशा चलता है, बिकते बिकते सब बिक जाता है। यूं बिकवाली का तमाशा चलता है, बिकते बिकते सब बिक जाता है। बिकने मैं भी जाता हूँ बाज़ार, बिकने मैं भी जाता हूँ बाज़ार, पर मेरा कोई ख़रीदार ही नहीं, जैसे मेरी कोई कीमत ही नहीं। जब भी बिकने चलता हूँ, टपक पड़ता है बीच में ज़मीर, जब भी बिकने चलता हूँ, टपक पड़ता है बीच में ज़मीर, और झगड़ पड़ता है मुझसे। हार जाता हूँ मैं इस कश्मकश में, और रह जाता हूँ तन्हा, पर मुतमईन हूँ मैं, पर मुतमईन हूँ मैं, मुझ में मेरा मैं अभी ज़िंदा है, चलती फिरती लाशों के बीच अभी ज़िंदा हूँ मैं। पर क्या बिक जाऊँगा मैं भी एक दिन, क्या हार जाएगा कभी मुझसे मेरा ज़मीर। फ़िलहाल मुलतवी है मेरा बिकना, क्योंकि अभी ज़िंदा हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक असमंजस की स्थिति और अपने आप से जो सवाल इस पे किए गए हैं, शायद हर इंसान आज की डेट में बैठ के कहीं ना कहीं ये सवाल उसके जहन में आते ही होंगे। हम अक्सर कहते हैं कि जो साहित्य है वो आम जन से जुड़ा होता है, आम जन में वो बदलाव ला सकता है। आप इस बात को कैसे आप एक्सप्लेन? जी बिल्कुल, साहित्य, हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज के दर्पण के साथ साथ साहित्य जो है समाज को परिमार्जित भी करता है, उसको इम्प्रूव भी करता है, एक दिशा भी देता है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि गोपाल दास नीरज ने कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो जाहिर तौर से लेखक के पास, साहित्यकार के पास शब्दों की शक्ति होता है, शब्दों की शक्ति होती है, और उस शक्ति का इस्तेमाल वो चाहे तो समाज के परिमार्जन के लिए कर सकता है, अगर उसका जो है सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि शब्दों ने दिशा बदली है, शब्दों ने कई बार क्रांतियाँ लाई है। तो अगर साहित्यकार के पास ये ताकत नहीं है तो उसका साहित्यकार होने का कोई औचित्य नहीं है। साहित्य का उद्देश्य ही ये है, पहला उद्देश्य तो ठीक है, आपने अपने ख्याल का इजहार कर दिया, लेकिन इजहार ख्याल के साथ साथ एक सामाजिक उद्देश्य भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप उस सामाजिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते तो यू आर लाइक ए क्लाउड दैट ट्रम्बल्स बट रेन्स नॉट, मतलब आप उस बादल की तरह है जो गड़गड़ाता तो है लेकिन उससे बारिश नहीं होती है। तो इस तरह के बादल का कोई औचित्य नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। तो साहित्य जाहिर तौर से जो है समाज को एक दिशा देता है, उसकी दिशा को बदलता है, और बेशक हम उस परिवर्तन को एकदम नहीं देख पाते हैं। हम उसको, ऐसा नहीं होता है कि आज किसी ने कुछ लिखा और एकदम से उसका इम्पैक्ट हो गया। धीरे धीरे ये जो शब्द है ये समाज को प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे वो परिवर्तन आता है। अब ये एक बार फिर से सोशल मीडिया का यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे कि अब देखिए, पहले जैसे मुशायरे होते थे, महफिलें होती थी, संगोष्ठियाँ आज भी होती हैं जहाँ पर हम अच्छे कवियों को, लेखकों को सुनते हैं, जाकर के उनसे मिलने का मौका मिलता है। अभी ये कोरोना काल में क्या हुआ कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो ये सोशल मीडिया पर जब सब कुछ ऑनलाइन आ गया तो मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहूँगी, इसके प्रोज और
कॉन्स के बारे में कि आपको क्या लगता है सर? हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया ने आपको एक मंच दिया जी। मंच के साथ प्रचार और प्रसार भी हुआ। अगर कोरोना काल की हम बात करें, हम सब लोग जो है घरों में एक तरह से कैद हो गए थे जी। तो इस स्थिति में लेखन एक सबसे बढ़िया जो है लोगों ने माध्यम देखा इस स्थिति से निपटने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, कोविड-19 के बाद एक सर्वे हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि इस काल में जो है भारत के जो लोग हैं उनका जो है पढ़ने के लिए उनकी रुचि बढ़ी है और प्रति सप्ताह 9 घंटे से 16 घंटे प्रति सप्ताह जो पढ़ने का समय उनका हुआ। वैसे भी एक और मैं जानकारी वाली बात आपको दे दूं कि भारत में हम तो ये कहते हैं कि शायद हमारे भारत में पढ़ते लोग जो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सर्वे के अनुसार भारत 30 देशों पर ये सर्वे किया गया था और भारत उसमें अव्वल रहा है। भारत में रीडिंग जो हैबिट से बहुत ज़्यादा है। तो कोरोना काल में बहुत सारे लेखकों को मौका मिला कि वो अपनी बात को ज़्यादा ज़ोर शोर से रख सके और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि उनको बहुत सारे चैनल्स मिले। जैसे आप हमारे भाषा अकादमी को भी देखिए, उनका एक लाइव चैनल चल रहा है और बहुत सारे इस तरह के चैनल्स हैं जिनके ऊपर लेखकों को मौका मिला कि लाइव उनके शो हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं और ये जो परिवर्तन हुआ बेहतरी के लिए हुआ और भविष्य में भी मैं समझता हूँ कि ये परिवर्तन जो है यूं ही चलता रहेगा और सोशल मीडिया का महत्व और भी ज़्यादा सोशल मीडिया और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा जी। क्या कहीं आपको कुछ ऐसी कोई कमियां नज़र आती हैं कि इसके कोई ड्रॉबैक्स भी हैं? हाँ, ये कहने वाले ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो लिखा जा रहा है उसका मेयार इतना बढ़िया नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अंतिम जो पायदान है लेखक के लिए उसका जो आकलन है वो एक पाठक करता है। अगर आपके शब्दों में ताकत है, आप चाहे सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, कहीं और भी लिख रहे हैं, अगर आपके शब्दों में ताकत है तो आपकी क्रेडिबिलिटी वहाँ पर भी है। और अगर आप ये कहना चाहें कि जो छप कर आ रहा है, जो प्रिंटेड जो आ रहा है वही क्वालिटी है, तो ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि कई बार कोई चीज़ छप गई है तो छपी हुई चीज़ ज़रूरी नहीं है हमेशा बेहतर हो। कई बार आप देखेंगे सोशल मीडिया, इतने बढ़िया सोशल मीडिया पे राइटर्स है कि उनको पढ़ के ये लगता है क्या खूबसूरत वो लिख रहे हैं। तो मयार वाली बात तो हो गई कि ये ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया का मेयार कम है या जो प्रिंट मीडिया में जो लिख रहे हैं या जो प्रिंटेड जो मटेरियल आ रहा है उसका मेयार अधिक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात आती है कि उसमें जो है काफ़ी चोरी चकारी होती है, कट पेस्ट वाली बात आती है। तो यहाँ मैं ये कहूँगा, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, लेकिन मुझे पता चल गया कि मेरा आर्टिकल जो चुरा के किसी ने अपनी वॉल पे लगा दिया, लेकिन वो पता चल जाता है क्योंकि किस तिथि को आपने अपना आर्टिकल डाला और किस तिथि को उस आदमी ने अपना आर्टिकल डाला, वो एकदम से उसमें पता चल जाता है। और अगर कट और पेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कट और पेस्ट की बात वो प्रिंटेड में भी आता है। अगर आपकी जो पुस्तक है प्रिंटेड फॉर्म में आ रही है उसमें भी कई बार पर भी ये बात होगी। तो आज जो जमाना है वो लिटरेचर और फिक्शन से हटके लिटरेचर और फिक्शन पर पहुंच गया हुआ है और ये कहीं ना कहीं पे फ़ायदेमंद भी है और कहीं ना कहीं इसके कोई नुकसान भी हैं। आपने यहाँ पर आकर के हमारे साथ इतने इम्पोर्टेंट थॉट्स अपने शेयर किए, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए और मैं यहाँ पर दर्शकों को ये याद दिलाना चाहूँगी कि दूरदर्शन हिमाचल का आप यूट्यूब चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब करें और आपके फेवरेट शोज़ आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के भी ज़रूर देख सकते हैं। सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप करें। सर, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल आज वागधारा कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ मौजूद थे जगदीश बाली जी। अभी आप दें हमें इजाज़त, नमस्कार, लेकिन देखते रहें दूरदर्शन हिमाचल।